नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए बढ़ा है निवेश। म्यूचुअल फंड में लोग निवेश करना लोगों को आ रहा है पसंद। 2023 में 1.66 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश, पिछले करीब 3 सालों से ज्यादा इस साल हुआ निवेश। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए देश में निवेश बढ़ रहा है। इस साल देश में कुल 1.66 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश किया गया है। जानकारों की माने तो पिछले करीब 3 सालों से ज्यादा इस साल म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए निवेश किया गया है। अगर बात करें साल 2020 की तो कुल 97,000 करोड़ रुपए का निवेश एसआईपी के जरिए किया गया है। वहीं साल 2021 में 1.14 लाख करोड़ का निवेश किया गया और साल 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया। बताया जा रहा है कि आम लोगों में एसआईपी को लेकर बढ़ती जागरूकता इस निवेश की वजह बनी है। तो देश में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए बढ़ा है निवेश। म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों को पसंद आ रहा है। मजबूत होती देश की अर्थव्यवस्था। देश में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 1.66 लाख करोड़ निवेश रिकॉर्ड किया गया था। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। मजबूत होती देश की अर्थव्यवस्था। बात 2023 की जाए तो 2023 में 1.66 लाख करोड़ निवेश रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों को लगातार पसंद आ रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और हर साल रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया है उसके आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले करीब 3 सालों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। निवेश को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों को लगातार पसंद भी आ रहा है। 2023 में 1.66 लाख करोड़ रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। पिछले करीब 3 सालों से ज्यादा इस साल निवेश हुआ है। तो देखिए, जिस तरीके से लोगों को निवेश करना पसंद आ रहा है, तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से संकल्प लिया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अब देश उसी तर्ज पर चल रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। लोग लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। लोगों के बीच म्यूचुअल फंड को लेकर जागरूकता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 सालों से इस साल निवेश सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं वो इस साल सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। 2023 में म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिकॉर्ड निवेश किया गया है। 2023 में 1.66 लाख करोड़ निवेश रिकॉर्ड किया गया है। 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था और 2021 में भी रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया था वो बेहतरीन दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 2021 में 1.14 लाख करोड़ निवेश हुआ था। 2020 में 97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। तो देखिए, लगातार पिछले 3 सालों में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है निवेश में। देश में एसआईपी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। निवेश के लिए लोगों की जो पसंद है वो बढ़ती जा रही है। म्यूचुअल फंड एसआईपी इक्विटी निवेश पर मजबूत रिटर्न से निवेश बढ़ा है। एसआईपी में आसानी से निवेश की वजह में भी इजाफा हुआ है और जिस तरीके से इजाफा हुआ है
ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती जा रही है। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। तो फायदे क्या है म्यूचुअल फंड एसआईपी के, ये भी आपको बता देते हैं। देश में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए बढ़ा है और आपको बता दें निवेश म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों को लगातार पसंद भी आ रहा है। पिछले करीब 3 सालों से ज्यादा इस साल निवेश हुआ है। 2023 में म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। इसी के साथ आपको ये जानकारी साझा कर देते हैं कि जिस तरीके से लगातार लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है, तो ऐसे में 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में 1.66 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश हुआ है और पिछले 3 सालों से लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया है। तो फायदे क्या कुछ हो रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। 2021 में 1.14 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। 2023 में जो म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो 1.6 लाख करोड़ दर्ज किया गया है। 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में 97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। तो आप खुद देखिए कि किस तरीके से बीते 3 सालों में लगातार जो निवेश है वो बढ़ा है। लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। देश में एसआईपी को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है और लोग पसंद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना। तो निवेश के लिए लोगों की पसंद म्यूचुअल फंड एसआईपी, और जिस तरीके से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होती नजर आ रही है। और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़े किसान उत्पादक संगठन साल 2023 में कुल 7,600 एफपीओएस पंजीकृत हुए। केंद्र सरकार का एफपीओएस बनाने का लक्ष्य पूरा। साल 2020 में सरकार ने बनाई थी योजना, 10,000 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था और साल 2023 में 7,600 एफपीओएस पंजीकृत हुए हैं। तो केंद्र सरकार का एफपीओ बनाने का लक्ष्य पूरा। साल 2020 में सरकार की तरफ से योजना बनाई गई थी, 10,000 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व की वजह से लक्ष्य हासिल हुआ है। तो देश में कृषि व्यवस्था में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2020 में एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन बनाने की शुरुआत की थी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व की वजह से लक्ष्य हासिल हुआ है। देश में बड़े हैं किसान उत्पादक संगठन। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमन अग्रवाल निवेशक जुड़ चुके हैं। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। अमन जी देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा है, ऐसे में किसान उत्पादन संगठन बनाने की जो शुरुआत की योजना की गई थी उसका जो लक्ष्य है वो अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सरकार चाह रही थी किसान, पहली बात तो इस सरकार ने पिछले शुरू के पहले चरण में पहले 4-5 सालों के अंदर ही जो इकोनॉमिक सर्वे होता था, बजट होता था, उसके अंदर किसान की छवि दोबारा देखने को मिली, जो हमें हिंदुस्तान में आज़ादी मिलने के बाद देखने को मिलती थी। पॉलिसी प्लानिंग के अंदर, बजट प्लानिंग के अंदर वो काफी हद तक बीच में गायब हो गई थी। 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में अगर हम देखें तो हमने देखते थे कृषि के ऊपर जरूर होता था बट किसान और कृषि के को महत्ता नहीं इतनी दी जाती थी। जब से सरकार आई है इन्होंने जो है कृषि के ऊपर महत्ता देनी शुरू करी। कृषि के लिए कैसे हम कार्य कर सकते हैं, कैसे उनको डायरेक्ट पैसा उनके पास पहुंचे, उनको डिलेज ना हो। पिछले 2 बजट के अंदर भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा
कि जो भी ड्यूज हैं इमीडिएटली चाहे ऑनलाइन पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट्स हों उनको, ताकि जो है कोई ड्यूज ना रह सके। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो इन्होंने फार्मर्स को भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया, सिर्फ एफपीओस का नहीं, जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, छोटे-छोटे जमीन के मालिक हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया, ताकि अगर कोई जो रिलीफ दिया जा रहा है, कोई बेनिफिट दिया जा रहा है किसान को, तो उनके साथ पास सीधा पहुंच सके, उसमें कोई बिचौलिया ना आ सके। जैसे राजीव गांधी जी ने, अगर आपको याद हो, 89-90 में 1991 के आसपास कहा था जी। कि जो है अगर 1 रुपया सरकार देती है तो 10-12 पैसा पहुंच पाता है एक आम आदमी तक, जिसको जिसको मिलना चाहिए वो। तो वो चीज़ खत्म करने के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो किए थे, वो इस सरकार ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि एक आम जनता तक कोई भी बेनिफिट जो पहुँचाना है, चाहे कैश के बेनिफिट हो या दूसरे बेनिफिट हो, डायरेक्टली पहुँचे, कहीं पेपरेजेस या गायब ना हो बीच में। तो इसको देखते हुए फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन, और अब ये एफपीओस का जो रजिस्ट्रेशन सरकार ने किया था, जिसमें वो चाह रही थी कि 10,000 एफपीओस के करीब वो रजिस्टर कर सके, ताकि जो उन्होंने 6,865 करोड़ रुपए एलोकेट कर रखे हैं, वो अलग-अलग प्रावधान के अंदर उनको दिए जा सके। देखिए, कोई भी संगठन जो होता है, जो एफपीओ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उसका महत्व है। एक अभी तक जो हम देखते आ रहे थे, किसानों के संगठन जो बने हुए थे, वो अलग-अलग अपने मुद्दों को चलाने के लिए, पॉलिटिकल मुद्दों को चलाने के लिए बने हुए देखने को मिलते थे हमें। पर कोई भी ये नहीं देखता था कि एक छोटा से छोटा किसान है, उसको उनका फ़ायदा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, चाहे सरकार ने कोई स्कीम निकाली या उन्होंने कोई स्कीम या बेनिफिट निकाला, उसका हो पा रहा है। तो जो एफपीओ का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, जो भी वो कार्यकाल में उनके लिए कुछ निकाले, तो उन तक वो, एक जो सबसे छोटा किसान है, उस तक वो बेनिफिट पहुंच सके। तो हर एक किसान से ना मिलके ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइज वे में उनको लाया जा सके, बिकॉज चाहे वो लेबर क्लास थे हिंदुस्तान में, चाहे किसान है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा रहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं थे। तो एक ये पहल की गई कि किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा सके, ताकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनकी बात भी सुनी जा सके, और जो उनको मिलना चाहिए, जो सरकारें देना चाहती हैं, उनको डायरेक्टली उनके तक पहुंचाया भी जा सके। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए ये किया गया था, और सरकार ने काफी हद तक जो रजिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट के, फार्मर्स के हों, किसानों के हों, और या एफपीओ के हों, वो काफी हद तक आगे किए हैं, और बेनिफिट देने में सरकार मुहिम रही है। इसीलिए हम देख पाते हैं कि किसान भाई बहन भी जो हमारे हैं, वो 2020 का कोरोना काल आया, तो उनकी बदौलत हिंदुस्तान चल पाया। अगर उनकी बदौलत नहीं होती और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होते, खाना नहीं मिलता, तो जो लोग शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, ऐसे बड़े शहरों में, चंडीगढ़ जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो उनके लिए हालत बहुत खराब हो जाती, जो उन्होंने नहीं होने दी कोरोना काल के अंदर भी। वो इसीलिए है कि सरकार ने कुछ मुहिमें निकाली, ताकि उनके पास भी जो पैसे की कमी है वो ना आए, और पैसा से सही समय तक उनके पास पहुंचता है। बिल्कुल अमन जी, और जिस तरीके से मुहिम निकाली गई है, कहीं ना कहीं फायदा किसानों को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से साल 2024 तक देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कुछ लगता है आपको कि सरकार को कदम उठाने चाहिए? जो मुहिम चल रही है वो तो बेहतर चल रही है, लेकिन आगे बेहतरी के लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है? नहीं, मेरे विचार से कुछ उसके अंदर, कार्यकाल के अंदर वो अपने काम करना शुरू करे, उनके संगठनों की जो मीटिंग है, जितने संगठन अब तक बन गए हैं, उनके साथ विचारधारा बनाने के लिए, कार्य करने के लिए आगे बैठक कराए। जो 3 किसान लॉ निकाले थे, उनमें प्रावधान करना है, उनको दोबारा इंट्रोड्यूस करना है, उनके बेनिफिट के लिए वो एफपीओ के अंदर दायरे में रखे, ताकि उस चीज को देखते हुए एक किसान को एक मार्केट प्लेस दी जा सके। इसी तरीके से जेम के माध्यम से जो सरकार का एक स्ट्रक्चर है, सरकारी कंपनियों के माल को बेचने के लिए हिंदुस्तान में और बाहर के देशों में भी, उस जेम के प्लेटफॉर्म को भी वो चाहते हैं कि एफपीओ के द्वारा किसानों का जो सामान है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक जा सके। हिंदुस्तान के अंदर जो है, जबकि हमारे पास फर्टिलाइजर जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और तकनीकी 70 में और 80 में आ गई थी, बट उसके बावजूद, क्योंकि किसान की माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती थी और फाइनेंसिंग नहीं होती थी, बैंकों से पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ नाबार्ड को छोड़ के, और कहीं से पैसा नहीं मिलता था, तो इसलिए काफी सारे किसान अभी भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं। वो जो वृद्धि हुई थी किसानी खेती के अंदर, वो इसको महत्व नहीं ले पाए थे। अब वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही बेनिफिट करता जा रहा है, बिकॉज
जो फर्टिलाइजर बेस्ड या केमिकल बेस्ड खेती होती है, उसके अंदर लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने को देखने को मिला और विश्व में देखने को मिला। WHO की रिपोर्ट है इनके ऊपर। तो उसको देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जो जो अब है महंगी दाम पे सामान मिलने लगा है और विश्व के अंदर उसकी मांग बहुत बढ़ गई है। काफी सारे देश हैं जो हिंदुस्तान के साथ मिलके, चाहे वो इजराइल हो और फ्रांस है, जर्मनी है, काफी सारे ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान के किसान भाई बहनों के साथ मिलके, पंजाब के, हरियाणा के, केरला के और भी काफी सारे क्षेत्रों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कुछ क्षेत्रों के अंदर मिलके किसानी पैदावार करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और फिर उस माल को एक्सपोर्ट करके लेके जाते हैं, जिससे किसानी को भी बेनिफिट होता है। तो वो सरकार चाहती है कि किस तरीके से सिर्फ ये कुछ किसानों तक ना रह के इस टाइप की चीज जो है हर एक किसान तक पहुंच सके, इसीलिए बिल्कुल वो 3 अमन जी, प्रावधान जैसे कि सरकार चाहती है कि ये कुछ किसानों तक ना रह के हर एक किसान तक ये मुहिम पहुंच सके। जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है, जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ये चाहती है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं या फिर क्या कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए कि हर एक योजना हर एक किसान तक पहुंच जाए, कुछ किसानों तक सीमित ना रहे? देखिए जी, नहीं, सरकार जो है काफी कदम उठा रही है, कोशिश कर रही है, उनका जागरूकता बढ़ा रही है, उनको मैसेज पहुंचा रही है। पर एक जो चीज आती है वो क्या है, क्योंकि जो खेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कभी भी किसान जो है वो एक स्टेट में फंक्शन कर रहा है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, आंध्र प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो। तो वहां की जो सरकारें हैं, जब तक सेंटर के साथ मिलके इस मुहिम को काम नहीं करेंगी और उनका जो बेनिफिट है, हमने देखने को मिला, कुछ समय पहले न्यूज में आया कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारत सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली हैं किसानों के लिए, वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, बिकॉज जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो चाहती नहीं थी कि उन तक पहुंचे, उनका नाम वाह हो उस चीज के लिए। तो इस वजह से अगर ऐसे अड़चने आएंगी रास्ते के अंदर और अगर एकजुटता नहीं देखने को मिलेगी, तो जो किसान है, जिसके दम पे हिंदुस्तान चल रहा है, उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार ने, मोदी जी ने अपना जो मन की बात प्रोग्राम है और जो कुछ प्रोग्राम किए हैं और जो कुछ समिट अरेंज किए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कहा कि आप जाके खेती में करिए, कुछ रिटेल फार्मिंग करिए, उसके दौरान कोशिश करी है कि किस तरीके से किसानों को, भाई बहनों को जोड़ सके और जो ग्रोथ हिंदुस्तान को मिल पा रही है, हिंदुस्तान विश्व के अंदर सबसे अधिक तक ग्रोथ करने वाला देश है, उस ग्रोथ का वो पार्ट बन सके, उसको उनको बेनिफिट मिल सके, उनको जो है उनके काम का ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो कोशिश सरकार की जरूर है, बट जब तक स्टेट जो सरकारें हैं सेंट्रल के साथ मिलके काम नहीं करेंगी इसके अंदर, तब तक किसान की जागरूकता करना या किसान तक वो मुहिम पहुंचाना बहुत बिल्कुल मुश्किल अमन जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एकजुटता होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है और किसान की कितनी अहम भूमिका है खासतौर पर भारत में, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन इस एकजुटता के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से एकजुटता हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि एकजुटता होना तो बेहद जरूरी है, इस बात का जिक्र तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कहा, उसके लिए क्या किया जा सकता है। 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे और सरकार की गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जीएसटी प्रावधान के अंदर, जीएसटी कैबिनेट की मीटिंग, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल के जो मिनिस्टर होते हैं, वो हर कुछ दौरान पे मिलते हैं, जीएसटी के बारे में गुफ्तगू करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से अगर जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है और बाकी हर एक स्टेट के अंदर भी सेक्रेटरी होते हैं, अगर उनकी भी हर 15 दिन में नहीं, वर्चुअली और फिजिकली हर महीने में एक मीटिंग वो कर सकें, ताकि जो मंत्रालय हैं उनका काम जो है हो सके, इसी के से जो मंत्री हैं उन तक भी पहुंचाया जा सके कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है, इस तरीके से हम किसान को बेनिफिट कर सकते हैं। तो वो जो इंटीग्रेशन होगा अलग अलग महकमों का, स्टेट्स के और सेंटर के, और रेगुलर मीटिंग्स जब होंगी, उसमें फॉलो अप होगा कि हमने क्या किया, हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था, कितना किया, कैसे कर रहे हैं, आगे क्या हो रहा है। जब वो होगी, डिस्कशंस होंगे, तो हम देखेंगे, क्योंकि जो सेक्रेटरी है वो तो अपॉइंटेड पर्सन है, वो किसी राजनीति या किसी राजनीतिज्ञ पार्टी का बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट जरूर कभी कभी पॉलिटिकल होता है, बट वो फिर भी जो है एक ऑफिसर है जो भारत सरकार ने उसको अपॉइंट किया है। उसकी नियुक्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी के होने ना होने से नहीं होती है। तो अगर वो उस चीज को, मुहिम को आगे लेके चलेगा, देखेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं, जो पावर में है, वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं, पर उसको धरा पे उतारना
तो काम जो है सरकारी महकमे के ऑफिशियल्स का होता है। तो अगर वो ऑफिशियल्स एक ग्रुप बना के 15 दिन में वर्चुअली और महीने में एक बार कम से कम मिल सकें, तो मेरे विचार में उससे जो है ये जो मुहिम है, जो भारत सरकार चाहे या स्टेट सरकारें चाहें, उनकी जो मुहिम है, जो चाहते हैं वो एक आम किसान तक पहुंच सकती है। और वो इसी मंत्रालय में भी किया जा सकता है और मंत्रालय जितने हैं उनमें भी ऐसे मुहिम करी जा सकती है, ताकि एक आम नागरिक, आप और मैं जो एग्जिस्ट करते हैं, काम करते हैं, उनको उनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है अमन जी, देखिए एक सवाल और जहन में है, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश भर में 2024 तक जो एफपीओ है वो 10,000 बन जाए, ये लक्ष्य सरकार का है। लेकिन जिस तरीके से बीते 3 सालों के आंकड़े हमने देखे कि किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं निवेश करना, तो ये जो आंकड़ा है ये 10,000 के पार भी पहुंच सकता है क्या? सरकार का जो लक्ष्य 10,000 है ये पूरा होने की पूरी उम्मीदें हैं? मेरे विचार में जिस तरीके से मुहिम चल रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, ये 10,000 से ऊपर निकल जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना निकले। पर जैसे मैंने कहा कि 10,000 एक आंकड़ा, एक टारगेट है, वो जरूर है, पर जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनको फायदा नहीं पहुंचाएंगे, उनकी बात को सुनने का एक माध्यम नहीं बनेगा, तब तक इन आंकड़ों का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की जा सकती हैं, महकमे क्रिएट किए जा सकते हैं, बट अंत रिजल्ट ये है कि एक आम किसान, जो छोटा किसान है, बड़ा किसान तो निकाल लेता है अपना रास्ता, जो छोटा किसान है उस तक जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए सरकारी स्कीम्स का, पॉलिसीज का, स्ट्रक्चर्स का, जो पैसे दिए जा रहे हैं उनका, चाहे वो नाबार्ड के द्वारा हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हो, चाहे किसी भी मंत्रालय के द्वारा हो, वो होने जरूरी है। और उसके लिए रेगुलर मीटिंग्स करना, उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है इस समय सरकार। ठीक है अमन जी, एक बेहतर बाजार की व्यवस्था होना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपने अब से कुछ देर पहले ही जिक्र किया था बिचौलियों का, बिचौलिए बेहद ही ज़्यादा है। हालांकि अब बिचौलियों पर कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, बिचौलियों की जो भूमिका है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि बिचौलिए अभी भी है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। उसके लिए क्या किया जाए? और जिस बेहतर बाजार का जिक्र संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से किया गया, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हमने भारतीय संस्थान पे इसमें काफी काम किया है। इनफैक्ट अब 97-98 के अंदर हमने फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर के ऊपर काफी काम किया था, जिसके बेसिस पे किसान क्रेडिट कार्ड जो आप देखती हैं, किसान जो होता है, निकला था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर और आरबीआई ने बना के निकाला था। तो इसी तरीके से हमने बाद में कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में बात करी, जो आज देखने को मिलती है। तीसरी चीज जो हमने सजेस्ट की थी कि जो किसान है, ये जो बिचौलिए खत्म करने के लिए वो तभी तरीका है बिकॉज किसान पैदावार कर सकता है। किसान जो है मार्केटर नहीं है, सेल्समैन नहीं है, उसको अपने सामान को बेचना इतने अच्छे तरीके से नहीं आता जितने अच्छे तरीके से वो उसका पैदावार कर सकता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब हम आईटी टेक्नोलॉजी के देश में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे आईटी प्रोवाउंड कर रही है, मंडियों को हमने इंटरलॉक कर दिया है कि किसान के पास मंडी पहुंचे। जैसे आज बड़े बड़े सामान बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में छोटे छोटे जो कंपनियां हैं वो पहुंचा देती हैं बड़े छोटे दाम का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सामान जब पहुंचा सकती हैं छोटे छोटे दरवाजों तक, सब दरवाजों तक पहुंचा रही है, चाहे खाना है चाहे सामान है। तो इसी तरीके से किसान की जो पैदावार है वो अपनी पैदावार करे और एक मैसेज भेजे मंडियों को, और वो मंडियों, जो आसपास की मंडियां हैं, वो फिर अपना सामान भेजें, ट्रैक्टर भेजें और चीजें भेजें, उसको उठाएं। तो उससे एक तो किसान को जो दाम ठीक मिलना चाहिए वो मिलेगा, बिचौलियों का मामला खत्म होने लगेगा। बिकॉज जब किसान ने ही डायरेक्टली मार्केट को कह दिया और वो मार्केट सामान उठा रही है उसके पास आके, दूसरी चीज जो पैदावार हुई है वो खराब नहीं होगी, बिकॉज वो पैदावार सीधी मंडी तक पहुंचेगी, मंडी का डायरेक्ट लिंक होगा। क्योंकि अभी भी गांवों के अंदर, जबकि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है, गडकरी साहब ने, बट अभी भी गांवों के अंदर रोडों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो है वो एकदम से ठीक तरीके से चल सके। जैसे हम कहें कि अमेरिका में रोड होती हैं या यूरोप में रोड होती हैं या दिल्ली जैसे शहरों में रोड होती हैं, ऐसी रोड हमें छोटे छोटे गाँवों में नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर मंडी किसान के पास आएगी और वो सामान लेगी तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होगा। जैसे मैंने कहा, आजकल हम देखें बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये खाने की कंपनियां हैं जो आपके घर तक सामान पहुंचाती हैं। पहले आपको अगर कहीं से सामान लेना होता था, रेस्टोरेंट से लेना होता था, तो आपको जाना पड़ता था लेने के लिए। वो अब आपके भी पैसे बचते हैं और उनको भी पैसे बचा के वो एम्प्लॉयमेंट देती हैं।
ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय न्यूज़ इंडिया को देने के लिए। तो किस तरीके से बेहतर बाजार की व्यवस्थाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है और निवेश की जो जागरूकता है वो लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।